हेलो एवरीवन। सो चलिए आज हम लीनियर अलजेब्रा शुरू करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, हमने थोड़ा इंट्रोड्यूस किया था लीनियर अलजेब्रा को। आज हम थोड़ा और भी मैकेनिकल वे में और भी डिस्क्रिप्टिव वे में लीनियर अलजेब्रा को समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है पंकज अधिकारी और मैं आईआईटी तिरुपति में रिसर्च स्कॉलर हूँ एट द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। सिलेबस हमने देख लिया था और सिलेबस का आज जो पोर्शन हम करेंगे वो है ये फर्स्ट वाला पोर्शन, अलजेब्रा ऑफ रियल मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, इनवर्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो ये सब डिस्क्रिप्शन हमने देख लिया था। लीनियर अलजेब्रा क्या है, वो एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, वो जो लीनियर इक्वेशन से डील करता है और लीनियर मैप से डील करता है। और ये फील्ड किसने स्टार्ट किया था? हार्मन ग्रासमैन। एंड मैट्रिक्स का जो इंट्रोडक्शन दिया था वो जोसेफ सिल्वेस्टर ने। फिर ये साम्स किए थे हमने, और मैट्रिक्स क्या है और उसका बेसिक कुछ चीजें हमने किया था लास्ट क्लास। तो आज हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, क्या क्या मैट्रिक्स हो सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स हो सकते हैं। हमने देखा कि रो क्या होता है, हॉराइजॉन्टल जो मैट्रिक्स का जो हॉराइजॉन्टल एक हॉराइजॉन्टल जो सेक्शन है वो है रो। तो अगर एक मैट्रिक्स सिर्फ एक रो ही है, इसमें क्या है, ये मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। 3 कॉलम है इसमें, 1 2 3, कितना भी कॉलम हो, अगर नंबर ऑफ रो 1 हो तो उसे क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। A matrix having only one row is called a row matrix. Okay. और उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गया? एक मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही कॉलम होगा। ये क्या है? एक ही कॉलम है। रो कितने? रो 3 है, एक कॉलम है। कॉलम 1 होगा तो वो हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? जिसका नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम वो सेम होंगे। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम हो गया तो वो हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या है? ट्रू कॉस ट्रू, नंबर ऑफ रो भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे ज्यादा जो पोर्शंस होंगे, ऐसे डिटर्मिनेंट निकालना या कुछ सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, या जो हम जो करेंगे वो ज्यादा ही ऐसे n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स को लेकर होगा। ठीक है। और नाल मैट्रिक्स क्या है? नाल मैट्रिक्स ये है कि नाल मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 0 होना चाहिए। एक मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 0 हो, मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज इज 0। ओके, वो हो गया नाल मैट्रिक्स। उसके बाद क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। हमने देखा प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलते हैं, ये हुए प्रिंसिपल डायगोनल। एक डायगोनल मैट्रिक्स मतलब उस मैट्रिक्स का सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, बाकी सब जो एलिमेंट होंगे वो 0 एलिमेंट होंगे। हमने देखा था मैट्रिक्स का एक स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन, ये मैट्रिक्स का एक स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन इसे कर सकते हैं ऐसे। और नंबर ऑफ रो कितने हैं इसमें? 3। और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। और इसका हर एक एलिमेंट इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। ठीक है। हम देखो कि प्रिंसिपल डायगोनल जो है, प्रिंसिपल डायगोनल में ए का इंडिसेस कैसा है? 1 1 2 2 3 3, मतलब कि आई इक्वल्स जे ऑलवेज। सो इसको अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे लिखेंगे? ए आई जे, देखो अगर प्रिंसिपल डायगोनल के सिवा और जो एलिमेंट है उस सब में देखो रो, नंबर ऑफ रो, ये वाई एंड जे अलग है, अलग है। 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 3 3 1 एंड 3 2, ये सब अलग है। ये सब 0 होना चाहिए। इसको 0 करेंगे और जनरल में क्या लिखेंगे? ए आई जे इज इक्वल 0 व्हेन आई नॉट इक्वल्स टू जे। ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक लाइन में रिप्रेजेंटेशन हो गया।
ठीक है, तुम ये बोलोगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग नॉन जीरो एलिमेंट्स ओनली इन द प्रिंसिपल डायगोनल, और इसको अगर तुम मैथमेटिकली लिखोगे तो ये लाइन लिखोगे तो हो जाएगा। और ये तुम ये भी लिख सकते हो, ये आई आई इज इक्वल नॉट इक्वल जीरो, ये लिखोगे तब भी हो जाएगा। बट ए आई जे इक्वल टू जीरो होना जरूरी है। ये सिर्फ डिफाइन नहीं करता कि ए आई आई नॉट इक्वल टू जीरो मतलब कि प्रिंसिपल डायगोनल में क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट्स, बट प्रिंसिपल डायगोनल के सिवा बाकी जगह पे जीरो होना चाहिए। ठीक है, फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या है कि ये जो डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर एंड प्रिंसिपल डायगोनल में सब नॉन जीरो एलिमेंट रहेंगे, और उसके नीचे जो ये पोर्शन है इसमें जीरो एलिमेंट्स रहेंगे। तो फॉर्मल डेफिनेशन की स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो। सो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि अबव द प्रिंसिपल डायगोनल जो ऑल द एलिमेंट्स है वो जीरो। ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नीलपोर्टेंट मैट्रिक्स क्या है? एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है इसके लिए, इसको समझने के लिए। ए एक मैट्रिक्स है, फिर से उसका जो एलिमेंट्स है, उसका एलिमेंट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स है उसका, बट उसको अगर हमने शायद लेट्स से स्क्वायर कर दिया तो जीरो मिल रहा है, या उसको क्यूब कर दिया तो जीरो मिल रहा है, तो उसको नीलपोर्टेंट मैट्रिक्स बोले। ठीक है, मैट्रिक्स individually matrix all the elements of the matrix are not zero, but when we are powering it up, when you are multiplying it with itself at certain number of time, okay, let's say n times multiply किया, n times multiply करने के बाद क्या मिला? एक जीरो मैट्रिक्स मिला। हर उसका हर एक एलिमेंट जीरो, जीरो मैट्रिक्स मतलब हर एक एलिमेंट जीरो। ओके, 3 cos 3 लिख रहा हूं मैं, ये जीरो। So a square matrix A is called a nilpotent matrix if there exists a positive integer n such that x bar x equals 0. Symmetric matrix क्या है? Symmetric matrix ये है कि symmetric matrix ये है कि square matrix A is called a symmetric matrix if A transpose is equal to A. Transpose क्या है? Transpose क्या है? Transpose ये है कि देखो कि एक square matrix हम लिख रहे हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A3। तो यहाँ पे जो रो है ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा? वो कलम हो जाएगा। तो देखो ये रो है, ये यहाँ पे कलम हो जाएगा। A11, A12, A13, A21, A22, A31, A32। ओके, हो गया। जो मेन मैट्रिक्स में रो है वो यहाँ पे कलम हो जाएगा, ट्रांसपोज में कलम हो जाएगा। ये बस घुमा देना, एक 90 डिग्री रोटेशन देना पूरा सिस्टम, ऐसा है स्क्वायर। सो ये हो गया। और इसका समझने का उपाय क्या है? देख के ही समझ जाओगे, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स है और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो जाएंगे सेम। देखो ये 1 2 का एलिमेंट है और ये 2 1 का एलिमेंट सेम हो गया। ये 3 1 का एलिमेंट है, ये 1 3 का एलिमेंट सेम हो गया। ये 3 2 का एलिमेंट है और ये 2 3 का एलिमेंट है। ऑल्टरनेटिव जो एलिमेंट्स है वो सेम हो जाएंगे, सो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज करोगे तो नेगेटिव पे देगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल गलत दिया हुआ है क्योंकि ये सब नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, ट्रांसपोज करोगे तो नेगेटिव हो मिलेगा। उसके बाद ये सभी बेसिक चीजें हैं। उसके बाद आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स A is called ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स if AAT into ATA is equals R। A के साथ A के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करोगे और उल्टा भी करो, A ट्रांसपोज के साथ A को मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या है? एक 3 cos 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब प्रिंसिपल डायगोनल में 1 होगा और बाकी सब 0 होगा। ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स या I3, दिस I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। A इज इक्वल्स cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? रो हमारा कॉलम हो गया cos थीटा माइनस sin थीटा,
कलम होगा हमारा रो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। जिन लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता नहीं है उन लोगों के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कराऊंगा थोड़ा सा, बट ये बहुत ही बेसिक है कि रो के साथ कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ पे वो 1 आ जाएगा। और ये जो सेकंड पोर्शन है इसके लिए फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, तो 0 हो गया। और ऐसा करके सेकंड रो भी निकल आएगा, इस पोर्शन पे 1 आ जाएगा, इस पोर्शन पे 0 आ जाएगा। सो A80 इज इक्वल क्या मिल रहा है, तुम्हें I2 मिल रहा है, तो I मिल रहा है, तो ये एक हो गया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि सिर्फ इस बेसिक चीज से 2008 में क्वेश्चन आया था, अभी आता नहीं है इतना बेसिक से, बट 2008 में ये क्वेश्चन आया। एक तुम्हें 3x3 मैट्रिक्स दे दिया और पूछा कि ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं। ये अगर ये ऑर्थोगोनल है तो द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल इफ कंडीशन दे दिया गया कि lmn का वैल्यू तुम्हें निकालना है, तो तुम्हें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को A पकड़ के चलना है और इसका ट्रांसपोज निकालना है, 80 करना है, तो ठीक है 80 तुम्हें निकालना है, कुछ भी नहीं है वो, रो को कलम कर दो बस, L0 N 0 1 0 sin थीटा m cos दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई में क्या आना चाहिए, I3 आना चाहिए, 1 0 1 0 0 1, और फिर एलिमेंट वाइज इक्वेट करना, फिर एलिमेंट मिल जाएगा। मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, तो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी सम था, एलिमेंट का वैल्यू तुम्हें निकल जाएगा, 2 मार्क्स दे। अभी ऐसा सम नहीं आता, बट ये क्वेश्चन आया था। फिर मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या, सपोज पकड़ लो कि ए एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स, ए एक ऐसा मैट्रिक्स है m क्रॉस है एंड बी एक ऐसा मैट्रिक्स है x क्रॉस y, ठीक है। ए का नंबर ऑफ रो है m, ए का नंबर ऑफ कॉलम है n, बी का नंबर ऑफ रो है x एंड बी का नंबर ऑफ रो है x एंड नंबर ऑफ कॉलम है y, ठीक है। ए और बी को तुम मल्टीप्लाई तभी कर सकोगे अगर n इक्वल्स x हुए, एक का नंबर ऑफ रो दूसरे का नंबर ऑफ कॉलम से इक्वल हुए, तब भी तुम उसको मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई तुम नहीं कर सकते। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के लिए पकड़ लो कि ये एक है, x है, और ये a है और ये b है, ठीक है, ये m क्रॉस n है और ये x क्रॉस y है, ठीक है। ऐसा मल्टीप्लाई हम ऐसा करते हैं, सपोज फर्स्ट रो के एलिमेंट से फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, और उसको लिख देते हैं यहाँ इस पोजीशन पे, 1 ऑन पोजीशन पे लिख देते। फिर फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम के एलिमेंट से करते हैं, तो उसको लिख देते हैं यहाँ 1, ऐसा करके हम लिखते जाते हैं। ऐसे होता है मल्टीप्लिकेशन, रो से कॉलम को मल्टीप्लिकेशन। इसलिए पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम का नंबर है दूसरे मैट्रिक्स का रो का नंबर के साथ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। पहले रो का नंबर, उसके बाद कॉलम का नंबर, एक का कॉलम का नंबर दूसरे का रो का नंबर से इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और जो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, n और x होगा ये कि m क्रॉस y मैट्रिक्स होगा। ये बहुत ही बेसिक है, ये 10 क्लास 2 लेवल का है, सबको पता है। ज्यादा बोलूंगा तो बोर हो जाओगे तुम लोग। और मल्टीप्लिकेशन हमने दिखाया हुआ है कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखो पहले देख लो कि 2 cos 4 मैट्रिक्स रखा हुआ, मैट्रिक्स को हम ऐसे ही बोलेंगे 2 cos 4 3 cos 4 m cos n m cos n लाइक दैट, ऑर्डर को लिख, ठीक है। एक इसका नंबर ऑफ रो, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम, इसमें कितने रो है, 2 रो है 4 कॉलम है, उसके बाद क्या है 4 रो है 3 कॉलम है। यहाँ पे इसका ये और इसका ये, इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो सेम हो रहा है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और रिजल्टेंट जो आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 4 को काट दो और सिर्फ कैंसिल आउट कर दो, 3 2 cos 3 मैट्रिक्स आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले a11 को b11 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है a12 को b21 से, फिर ऐड करना है a13 को b31 से, a14 को b41 से, और फिर यहाँ पे लिखना है रिजल्टेंट में। देखो c1 क्या है, a11 b11
A12 B21, A13 B31, A12 B1 B4, ऐसा कर करके हर एक एलिमेंट को तुम्हें लिखना है। जो ये 10+2 में नहीं किया है, जो लोग डिप्लोमा बैकग्राउंड से, उन लोगों के लिए ये थोड़ा समझने में टफ है, बट ये बहुत ही ईजी है। जो 10+2 लेवल में किया है इसके लिए ये बहुत ही ईजी है। और ये देख लेना, जिनको अगर समस्या हो तो तुम मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, या बाकी इंटरनेट में कहीं भी जगह से जाके इसको देख लेना। ये बहुत ही बेसिक चीज है। तो गेट में क्वेश्चन आया था 1 मार्क का, गेट 2021 में 2021 में क्वेश्चन आया था। एस दे दिया एस इक्वल्स एक्स, ए दे दिया ये 2 1 1 एंड -4 1 -1। इसमें क्या है, पहले रो और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कलम लिखना है। कितना नंबर ऑफ रो है, 3 नंबर ऑफ रो है, कलम कितना है, 3 2 नंबर ऑफ कलम। और एक्स दे दिया x1 into x2, फिर दे दिया इफ -1 अल्फा 1 बिलोंग्स टू x, दैट मींस ax क्या है, a से ax का सेट, ठीक है, और ये a से बिलोंग करता है, फिर ax क्या हो जाएगा, -1 अल्फा 1। तो फिर हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ अल्फा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको a को बैठाना है, ठीक है, सिंपली x के साथ मल्टीप्लाई कर देना, और वहां से मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, ये है 3 cos 2 और ये है 2 cos 1, मिलेगा 3 cos 1 हमारा रिजल्टेंट है। ऐसा ही एक एलिमेंट मिलेगा, उसका जो सेकंड एलिमेंट होगा ये क्या है, 2x1 - 4x2, मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा x1 x1 माइनस ये हो जाएगा -1 अल्फा 1, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखते हैं 2x1 - 4x, वेट कर दो उस साइड से, x1 प्लस x अल्फा 1 1 माइनस क्या होगा 1। इन दोनों को सॉल्व करोगे x1 x2 मिल जाएगा, यहाँ पे बैठा दोगे अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, बट तुम यहाँ से सॉल्व कर लेना, इजी है, बहुत इजी है। इसके लिए 1 मार्क मिला। और उसके बाद एक दिया था ये 2010 का क्वेश्चन है, p दे दिया, p टू दी पावर 8 निकालना है, 2 p टू दी पावर 7 निकालना है, p टू दी पावर 6 निकालना है। सिर्फ ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा। ये मैं टास्क दे रहा हूँ HT, इसे करना, ठीक है। मैं सॉल्यूशन में प्रोवाइड करवा दूंगा, बट तुम ट्राई करना। ये बहुत ही इजी और मजेदार सम है, इसके लिए भी 1 दे दिया। फिर देख लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताया। तो एक मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज होगा क्या, इसका जो रो है उसका कलम हो जाएगा, रो है उसका कलम हो जाएगा, ऐसा होगा। ये है ट्रांसपोज, और उसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ए का ट्रांसपोज को हम लिखते हैं एटी से, ए और उसका ऊपर सफिक्स में टी, और ये एटी का ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज कर दे तो वो पहला वाला मैट्रिक्स लौट आता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालोगे तो वो ट्रांसपोज एक का ट्रांसपोज और दूसरे का ट्रांसपोज का सम हो जाएगा, एटी प्लस हो जाएगा। एबी का होल ट्रांसपोज निकालोगे तो वो बीटी एटी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा आता है। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन बहुत जगह पे काम पे होता है। उसके बाद देख लेते हैं कोफैक्टर। ये कोफैक्टर और जो माइनर है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइगन वैल्यू निकालने के लिए, रैंक निकालने के लिए, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए और रैंक निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहले देख लेते हैं, ये हमारा मेन मैट्रिक्स ए, इसका माइनर क्या है। इसका हम 2 cos 2 माइनर ले सकते हैं। ये है 3 cos 3, क्योंकि इसका 3 cos 3 माइनर मतलब ये खुद आ जाएगा। 2 cos 2 माइनर मतलब क्या होता है, इसे ले सकते हैं, इसे ले सकते हैं, ठीक है, इसे ले सकते हैं, इसे ले सकते हैं। तो ऐसा ऐसा करके अगर हम फास्ट वाले को ले लें, थोड़ा रिमूव कर देते, इरेज कर देते, देख लें अच्छे से देख। अगर हम इसको लें, क्या क्या ले रहा है, फर्स्ट रो
सेकेंड रो, फर्स्ट कलम, सेकेंड कलम, तो ये हो जाएगा m माइनर, m पर माइनर 1 2, ठीक है। और अगर ये लिया और ये लिया, मतलब ये और ये लिया, थोड़ा रिमूव कर देते, देखो अच्छे से देखो, माइनर का कॉन्सेप्ट शायद होगा तुम लोगों को। ये लिया और ये लिया, तो इन दोनों को लिख दिए 1 2 -1 8, ये हो जाएगा m1 3। ऐसे करके बहुत सारे माइनर्स हम बना सकते हैं। और उस माइनर को अगर हम कोफैक्टर में बदल देना चाहते हैं, ये फॉर्मूला लिखा है, C13 करना चाहते हैं, तो क्या होगा, -1 टू दी पावर, ये जो 1 और 3 है इसको प्लस करके लिखना है और माइनर को लिखना है। कोफैक्टर मीन्स नथिंग बट माइनर विथ प्रॉपर साइन। -1 की पावर ये जो है 1 और 3 और i और j जो भी होगा वो लिख दिया जाए। तो ये चीजें समझने में बहुत, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को कोफैक्टर और माइनर का कॉन्सेप्ट नहीं है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको लेके तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे और वो तुम्हें रैंक निकालने भी बहुत जरूरी है। यहाँ भी किया दिया है और ये तुम निकालना चेष्टा करना, इन लोग ये चीजें निकालने के लिए क्या हो जाए। और जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं है, जिन लोगों ने 10+2 लेवल में नहीं किया है और किया है भी तो भूल गया है, तो उन लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक चीज है कोफैक्टर और माइनर। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, ये इसके लिए कोफैक्टर जरूरी है। पहले हमने कोफैक्टर निकाल लिया, ठीक है। एक मैट्रिक्स ये है, मैट्रिक्स ये 1 1 पोजीशन का कोफैक्टर क्या होगा, ये 1 1 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ के छोड़ दो, ये छोड़ दो, इसको छोड़ के जो परा रहेगा देखो वही है। और उसके साथ प्रॉपर साइन 1 and 1, 1 and 1 मीन्स -1 टू दी पावर 1 + 1 मीन्स 2, -1 टू दी पावर 2 मीन्स 1, ठीक है। इसलिए प्लस आया, उसके बाद माइनस आएगा, उसके बाद प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे सिक्वेंशियल ऑर्डर पे आएंगे। बट ये होता है पिछले वाले रूल से, ओके। और इस पोजीशन का हम कोफैक्टर लिख लिए, इस पोजीशन का कोफैक्टर लिख लिया, इसी ऐसे हर एक पोजीशन का करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिख लिया और उसे, उस कोफैक्टर को लिख के उसे ट्रांसपोज कर देना है। देखो ये कोफैक्टर का मैट्रिक्स है C और उसको ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है। ये 1 1 का कोफैक्टर यहाँ पे लिखा है, ये 1 2 का कोफैक्टर यहाँ पे लिखा है, ये 1 3 का कोफैक्टर यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बनेगा उसको ट्रांसपोज कर देना है, वो हो जाएगा एडजॉइंट। ये एडजॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को पता नहीं है वो यहाँ से सीख ले, और नेट में भी बहुत सारे चीजें मिलते हैं, और 10+2 का कोई भी बुक्स देख लेगा तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। मैं बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ। शायद तुम लोगों में से बहुत लोग बोर हो रहे हैं, बट मैं पेसअप करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये माइनर्स है। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है कि एक मैट्रिक्स के साथ, ये मैट्रिक्स को हम थर्ड ब्रैकेट से लिखते हैं और डिटर्मिनेंट को ऐसे मॉड साइन के साथ। डिटर्मिनेंट मीन्स क्या, एक वैल्यू, जस्ट एक वैल्यू देगा। एक मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होता है, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होता है, वो वैल्यू होता है उसका डिटर्मिनेंट, वो स्केलर वैल्यू होता है। अब हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट, तुम्हें डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या होता है, एक एलिमेंट दे दो, ठीक है। एक रो या एक कॉलम को पकड़ लेते हैं, एक सुइटेबल रो या एक सुइटेबल कॉलम को पकड़ लेते हैं और उसको लेके हम एक्सप्रेस करते हैं पूरा मैट्रिक्स। देखो मैंने फर्स्ट रो को पकड़ा और ए और इसका करस्पॉन्डिंग जो माइनर है कोफैक्टर है उसको ले लिया, ठीक है। बी और उसका करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है, बी लेने का मतलब क्या है, इस रो को छोड़ना पड़ेगा और इस कॉलम को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो एलिमेंट बचेंगे वो हो गए थोड़ा उसका कोफैक्टर। माइनर हो गया, माइनर के साइन दे दिया तो कोफैक्टर। टी लोगे तो ये पोर्शन आ जाएगा, इसको लेके इसका सॉल्यूशन ऐसे निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट जिन लोगों को निकालनी नहीं आती, जो 10+2 में नहीं किए हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारे नेट में मटेरियल मिल जाएगा। मुझे भी पूछोगे तो मैं बहुत सारी चीजें दे दूंगा, बेसिक लेवल से तुम सीख लेना। बट ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में आते हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
अगर तुम देखो कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स ओन ट्रांसपोज इज इक्वल, एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का निकल है, सपोज ए का जो डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बोथ आर सेम, ठीक है। अगर आप एक मैट्रिक्स का हमने रो को इंटरचेंज कर दिया, एक कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, एक चीज को अगर इंटरचेंज किया है, सपोज यहाँ पे देख लो एक रो को 2 और 3 को इंटरचेंज कर दिया गया है, तो डिटर्मिनेंट के सामने एक माइनस आ जाएगा, और 2 बार इंटरचेंज कर दिया है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये भी -1 के पावर से चलते हैं, एक बार इंटरचेंज तो -1 टू द पावर 1, 2 बार इंटरचेंज तो -1 टू द पावर 2, ऐसे चलता है, 3 बार इंटरचेंज तो ऐसे चलता है, तो उसका डिटर्मिनेंट भी चेंज होएगा। The determinant of a matrix with any two identical rows and column is equal to 0. अगर कुछ डिटर्मिनेंट का अगर any two रो और कॉलम अगर सेम हो जाए तो वो 0 हो जाए, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज है, और एनी कॉलम या एनी रो अगर पूरा 0 है तो भी उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग ईच रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट विद अ कांस्टेंट k वुड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विद k। अगर A एक मैट्रिक्स है और A मैट्रिक्स का एक रो को देखो, एक रो को k से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो टोटल डिटर्मिनेंट जो होगा उसको k मल्टीप्लाई हो आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ बेसिक कैलकुलेशंस दिए तुम लोगों के लिए, इन 3 मैट्रिक्स 3 डिटर्मिनेंट तुम्हें निकालना, ओके। गेट का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये रिसेंट ईयर का 2020 का क्वेश्चन है। लेट A be a 3 cross 3 matrix such that A square is equals to, ठीक है। Then it is necessary that A is an identity matrix of the zero or the zero matrix, or A is or the determinant of A to the power 4 is either 0 or 1, or rank of A is 3, or A has one imaginary matrix. So क्या दे दिया गया है, A square is equals A दे दिया गया है। इसको लेके हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि A4 का डिटर्मिनेंट क्या है या A का रैंक क्या है, कौन सा ये सच हो रहा है, कौन सा ट्रू है, ये कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल्स ए दिया है, ठीक है, डेट ऑफ ए स्क्वायर निकाल लेंगे, ये डिटर्मिनेंट हो जाए, डेट ऑफ ए स्क्वायर निकाल लेंगे। डेट ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, डेट ए उसका होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये एक आ गया, और एक हम ये इस आइडेंटिटी को एक देते हैं, यूजिंग ये क्या आ जाएगा, डेट ऑफ ए स्क्वायर अगर निकालना चाहोगे तो क्या आ जाएगा, डेट ऑफ ए स्क्वायर मींस डेट ऑफ ए, ठीक है, जस्ट एक को डेट कर दिया, सेम हो गया। तो इन दोनों को ये 2 हो गया, तो ये 3 हो गया, फ्रॉम 2 and 3 का आ जाता है डेट ए स्क्वायर इज इक्वल डेट ए, ओके। तो इसको अगर तुम x पकड़ लोगे, डेटा इज इक्वल्स, जस्ट ये एक नंबर ही है, तो डेटा को x पकड़ लो, x स्क्वायर इज इक्वल x, तो यहाँ से आ जाएगा x कॉमन लेके x माइनस 1, ये इंपॉर्टेंट है, x इंटू x माइनस 1 इज इक्वल 0। तो क्या हो सकता है, x इज इक्वल 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, ठीक है। तो डेटा इज इक्वल आइदर 0 और 1। तो when data is equal 0, तो in that case क्या हो जाएगा, एक 3 cross 3 मैट्रिक्स है, तो the determinant is either 0 और 1। तो a का डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो a to the power 4 का डिटर्मिनेंट भी तुम्हें क्या मिलेगा, a to the power 4 का डिटर्मिनेंट भी 0 है। a का डिटर्मिनेंट अगर 1 है तो a to the power 4 का डिटर्मिनेंट भी क्या 1 आ जाए, सेम हो जाए। तो ये सिर्फ डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट से, और तुम्हें क्या मिल गया, तुम्हें मिल गया कि ऑप्शन बी राइट, द डिटर्मिनेंट ऑफ a to the power 4 इज आइदर 0 और 1, क्योंकि a का डिटर्मिनेंट के ऊपर वो डिपेंडेंट है। बहुत ही इजी था ये, और ये 2 मार्क्स के लिए दे दिया गया। उसके बाद और एक सम देख लेते हैं, द फॉर द मैट्रिक्स M कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन M, ये सब चीजें तुम्हें पढ़ा होगा, ये CHT से होता है, कैली हैमिल्टन थ्योरी, ये सिलेबस में है। M inverse does not exist, the matrix M is diagonalizable or not। तो ये diagonalizability और ये चीज तुम्हें नहीं पढ़ा, तो ये सिर्फ डिटरमिनेंट तुम्हें पढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है M inverse does not exist, इनवर्स भी नहीं पढ़ा है, बट इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख देता हूँ, वो अभी पढ़ाऊंगा मैं, adjoint A by date of A, ये होता है A inverse, ठीक है। सो A इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए
डेट ए को नॉन जीरो होना जरूरी है। तो इसका एम का अगर तुम डिटर्मिनेंट निकाल लोगे, एम का डिटर्मिनेंट निकाल लोगे, एम का डिटर्मिनेंट क्या है, वो अगर जीरो हो जाए तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो तुम एक चीज को वेरीफाई कर सकते हो कि ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरा आंसर करने के लिए तुम्हें कैली हैमिल्टन थ्योरी जानना जरूरी है, मैट्रिक्स कैसे डायगोनलाइजेबल भी होता है वो जानना जरूरी है, और डिटर्मिनेंट तुमने पढ़ लिया, डिटर्मिनेंट से तुम्हें ए इनवर्स का कांसेप्ट भी आ सकता है। ये बाद में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो लोग इंटरेस्टेड है वो इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट तुम क्यू को वेरीफाई कर सकते हो कि एन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए तुम्हें बस इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, वो अगर जीरो हो जाए तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, जीरो ना हो, नॉन जीरो हो तो एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देख लेते। A square matrix A of order n is invertible if there exists a square matrix B of the same order such that AB is equals IN is equals BA. So AB is equals, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स A के लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स B तुम्हें मिल जाए such that कि A मल्टीप्लाइड B is equals I हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, तो या B is equals B into A is equals I हो जाए, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, B हो जाएगा A का इनवर्स। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऐसा फॉर्मूला मैंने पहले ही लिख दिया, ए इनवर्स इज इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ ए बाय डेट ए। देखो हम सिस्टमेटिकली चल रहे हैं, पहले हमने देख लिया कि एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। उस एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें कोफैक्टर और माइनर का नॉलेज जरूरी था, ट्रांसपोज का नॉलेज भी जरूरी था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का नॉलेज भी जरूरी था। तो वो सब चीजें हमने कर लिया। उसके बाद एडजॉइंट कैसे निकलते हैं देख लिया, उसके बाद देख लिया कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, उसके बाद आ गए ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो हमने डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं पढ़ लिया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लिया, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये सब पढ़ लिया। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है, बट मैं रिकैप करवा रहा हूँ थोड़ा सा। जो लोग, जिन लोगों को पता है वो लोग स्किप कर सकते हैं ये पोर्शन, क्योंकि उन लोगों का अदरवाइज ये बोरिंग लगेगा, बट जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए शायद हेल्पफुल है ये। सो ये सब एक्सरसाइज मैंने दिया है, 3 एक्सरसाइज मैंने दिया है लोगों के लिए। इन लोगों का ए इनवर्स तुम्हें निकालना है, ठीक है। इन लोगों का ए इनवर्स तुम्हें निकालना है। इस सम के लिए एडजॉइंट ए भी मैंने दे दिया है यहाँ पे, तो ठीक है। तो तुम्हें ए इनवर्स इन लोगों का निकालना है जैसे प्रॉपर वे में। पहले एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है एंड डेटा निकालना है। उसके बाद क्या करना है, ए इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए बाय डेटा। ये फॉर्मूला तुम्हें ए इनवर्स मिल जाए, ये प्रैक्टिस करना। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ए इनवर्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब डेटा नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये, क्योंकि देखो इनवर्स का जो फॉर्मूला है एडजॉइंट ए बाय डेटा, ये नीचे वाला पोर्शन अगर जीरो हो गया तो कोई मतलब नहीं रहा ना, तो ये इंफिनिटी आ जाएगा। तो फिर इसको नॉन जीरो होना है, फिर ही एग्जिस्ट करेगा ए इनवर्स। द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज यूनिक। एक ही इनवर्स होता है एक मैट्रिक्स का, यूनिक होता है। अगर दो भी हो तो वो सेम हो जाएंगे। Universal law, if AB, A and B are invertible, then AB whole inverse is equal B inverse A inverse। जैसे ट्रांसपोज की तरह हमने भी किया था, ट्रांसपोज में भी ये होता है, DTAP होता है, ठीक है। पहले दूसरे वाला का ट्रांसपोज इनटू पहले वाला का ट्रांसपोज, इनवर्स में वो सेम होता है। ये सब लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब लॉज तुम्हें याद रखना है। A is invertible square matrix, then AT transpose equal A inverse transpose। ये सब इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कि द इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टेबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। द इनवर्स ऑफ एक मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक मतलब क्या, ए ट्रांसपोज इज इक्वल से, उसका अगर इनवर्स निकालोगे, ए इनवर्स है द इनवर्स ऑफ ए इन्वर्टेबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। वो यही फॉर्मूला से आज आता है। द इनवर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम है, क्योंकि ये इनवर्स एंड ट्रांसपोज ये इंटरचेंजेबल, ठीक है। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स डेट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स डेट ऑफ ए होल टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। ये कैसे आता है, ये यहाँ से ही आ जाता है। देख तुम्हें डेट ए क्या, ए इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डेट, ठीक है। अगर इसको तुम डेट निकाल, ए इनवर्स का डेट, एडजॉइंट ए का डेट, ए का डेट, ठीक है।
तो ऐसा करके तुम इसे, एक थ्योरम है इसमें, मैं दे दूंगा, वो तुम सॉल्व कर सकते हो, इसे प्रूव कर सकते हो, वो प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स एडजॉइंट ए इनटू एडजॉइंट बी। ये सब चीजें तुम्हें मेमोराइज करना जरूरी है। एडजॉइंट ऑफ ए टी इज इक्वल्स एडजॉइंट ए टी, ट्रांसपोज बाहर निकल जाएगा। ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालो, वो क्या होगा, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन क्या हो रहा है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स डेट ए टू द पावर n - 2 इनटू ए, ठीक है। ये सब फॉर्मूला याद रखने का जरूरत है। ये सब फॉर्मूला याद रखोगे तो तुम्हें बाद में बड़ा कैलकुलेशन करने में सुविधा होगा। ए इनवर्स का डेट अगर निकालो तो वो ए का डेट का इनवर्स होगा। तो ये बहुत ही इजी है। लेट ए बी सी एंड थ्री स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, बी ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए बी, जो इफ ए बी इज इक्वल्स ए सी देन बी इज इक्वल्स, ट्रांजिटिविटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज में आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या है? द रैंक ऑफ a matrix A is defined to the greatest positive integer case such that A has at least one non-zero minor of order 3. तो इसको समझने के लिए हम देख लेते हैं हमारा मैट्रिक्स A11, A12, A13 ऐसा है, A1, A22, A23 ऐसा है, 31, A32, A3, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स है। सो इसका माइनर, लेट्स से इसका रैंक है 2, उसके लिए क्या होगा, एटलीस्ट एक नॉन जीरो माइनर मिलेगा दो ऑर्डर का जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो, नॉन जीरो हो। इसका रैंक 3 है, इसका मतलब क्या है, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो। तो इसका रैंक 3 से इसका रैंक क्या हो सकता है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज ऑलवेज लेसर इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर, ठीक है। इसका ऑर्डर 3 है बिकॉज 3 मैट्रिक्स है तो ऑर्डर 3 है। तो इसका रैंक क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1, रैंक 0 नहीं होगा, ठीक है। तो अल्टरनेटिव वे में क्या है, कैलकुलेटिव वे में देख लेते हैं कि इसको कैसे समझेंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो, ठीक है। सो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है, एक रो अगर ऐसा है, देख लो 2 1 और एक रो अगर ऐसा है 4 2, तो इस रो को अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल जाएगा। तो ये लीनियर डिपेंडेंसी आ गई। एक रो को दूसरे रो की फॉर्म में लिख सकते हो या दो रो की फॉर्म में लिख सकते हो, तो वो हो गया लीनियर डिपेंडेंस। लीनियर डिपेंडेंट होगा तो नहीं होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट रो देखना है हमें। नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रो जितना होगा उसका रैंक भी उतना होगा, ठीक है, या रो रैंक उतना होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम जितना होगा उसका कॉलम रैंक उतना होगा, ठीक है। सो इन लीनियर अलजेब्रा के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ रो रैंक और कॉलम रैंक सेम होता है, उसको हम रैंक बोलते हैं, ठीक है। तो रैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो रैंक को कैसे निकालते हैं हमने देख लिया। और एक बहुत ही इजी ट्रिक है रैंक को निकालने के लिए, बट उसके लिए हमें इक्विवेलेंट फॉर्म जानना है और मैट्रिक्स का ऑपरेशंस जो होते हैं, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, उसको जानना है। तो पहले देख लेते हैं वो क्या होता है। तो ये एक्सरसाइज मैंने दिया हुआ है कि तुम्हें रैंक निकालना है, ठीक है। तो ये तुम ट्राई करना होम में। उसके बाद गेट का एक क्वेश्चन आया था 2016 में, लेट एम वी टू मैट्रिक्स एम दे दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एम इज सिर्फ एक पार्ट करेक्ट कर सकते हैं कि एम का रैंक कितना है निकाल सकते हैं, क्योंकि डायगोनलाइजेबिलिटी हमने अभी तक नहीं पढ़ाया, तो उस पोर्शन को छोड़ दो। इस क्वेश्चन को ट्राई करना कि एम का रैंक कितना हो रहा है। देखो इसका डिटरमिनेंट पहले निकालते हैं, डेट एम निकालते हैं। अगर डेट एम नॉन जीरो हो गया तो रैंक कोई होगा, ऑर्डर रैंक हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या है, 2 मैट्रिक्स है तो ऑर्डर 2 है। इसका डेट क्या होगा, 1 into 1 ऐसे मल्टीप्लाई करो, माइनस ऐसे मल्टीप्लाई करो, 1 into 1 माइनस 1 into 0, तो इसका डेट हो गया 1, नॉन जीरो हो गया, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ एम हो जाएगा 2, रैंक ऑफ एम 2। तो तुम इससे कह सकते हो कि रैंक ऑफ एम इज 2, ठीक है। बट ये डायगोनल है कि डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बट इस क्वेश्चन का ये पार्ट तो तुम कर ही सकते हो, सिर्फ डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट से और सिर्फ रैंक का कॉन्सेप्ट से। सो एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन 3 तरह के होते हैं। एक मैट्रिक्स का क्या होता है, रो होता है, कॉलम होता है। सो हम कुछ भी दो रो को अगर इंटरचेंज कर दे, ठीक है,
फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, अगर हम ये दोनों रो को इंटरचेंज कर दे तो उसे बोलते हैं पहला इंटरचेंज ऑफ रोज और इंटरचेंज ऑफ कलम। ये एक ऑपरेशन हो गया, उसको डिफाइन करते हैं। अगर ith रो को हमने jth रो से इंटरचेंज किया तो उस ऑपरेशन को लिखते हैं rij। उसके बाद मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ईच एलिमेंट ऑफ ए कॉलम बाय अ कांस्टेंट, उसे क्या बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन ri से, मतलब कि ith रो की हर एक एलिमेंट को c से मल्टीप्लाई किया है। और थर्ड जो ऑपरेशन है वो क्या है, एक रो को सपोज ith रो को jth रो को c से मल्टीप्लाई किया एंड ith रो से उसे ऐड कर दिया, उसे बोलते हैं rij, ऐसे लिखते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन। ये तीनों ऑपरेशन हो गया, दो रो के बीच इंटरचेंज हो गया या करस्पॉन्डिंग दो कलम के बीच इंटरचेंज हो गया, एक रो को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया या एक रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो से ऐड किया, ठीक है। इसका ही यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है मैट्रिक्स फॉर्म में, देखो इसमें R23 कर रहा है, R23 मतलब कि सेकेंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया। देखो यहाँ पे जो थर्ड रो था यहाँ पे सेकेंड रो हो गया, सेकेंड और थर्ड रो हो गया। यहाँ पे कलम पे देख रहे थे C23 मतलब ये आपके जो सेकेंड कलम है यहाँ पे थर्ड कलम हो जाएंगे और जो थर्ड कलम है सेकेंड कलम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है 2R3 मतलब क्या R3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। देखो यहाँ पे 3 6 हो गया, 2 4 हो गया एंड 1 हो गया। और यहाँ पे क्या कर रहा है, फर्स्ट रो को 2 से ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो से माइनस कर रहा है, मतलब कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें 4 और 8 मिलेगा और उसको हम तुम सेकेंड रो से अगर माइनस करोगे तो तुम्हें यहाँ पे 0 और 1 मिल जाएगा। यही कलम के साथ कर रहा है। इस चीजों के साथ तुम्हें मतलब परिचित होना है, इस चीजों को हैबिचुएट कर लेना है, इन चीजों को माइंड में चलना है, इन चीजों को प्रैक्टिस करना है। जिन लोगों का बैकग्राउंड नहीं है उसको ज्यादा से ज्यादा करना है, इन चीजों को सॉल्व करना है। मैं थोड़ा बहुत मटेरियल्स दे दूंगा ये बेसिक चीजें सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और जिनका बैकग्राउंड है और जिनको पता है उसके लिए बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो अभी तक यही था, हमने रो ऑपरेशंस देख ली। सो पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या देख लिया। हमने देख लिया मैट्रिक्स क्या होते हैं, हमने देख लिया डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, हमने देख लिया डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, हमने देख लिया मैट्रिक्स के रैंक्स निकालने के लिए मैट्रिक्स को जानना जरूरी है। उसके बाद देख लिया कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना जरूरी है, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर और माइनर का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है और डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट होना भी जरूरी है। उसके बाद थोड़ा बहुत सम्स देखे जो गेट में आते हैं, ठीक है। मैं बहुत सारे सम्स और भी दूंगा, ठीक है, वर्कशीट में, और उसके सॉल्यूशन बाद में प्रोवाइड करूंगा। पहले तुम लोग सॉल्व करना और इसमें भी ये जो पीपीटी है इसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा और इसमें जो होम टास्क दिया हुआ है बेसिक होम टास्क वो तुम सॉल्व करने की चेष्टा करना। आज का क्लास बेसिक लेवल का था, इसके बाद जो क्लास होगा वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। बस उसके पहले एक है कि हम मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालें, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को देके रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स निकाल के कैसे निकालते हैं वो हम सिखाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।